हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवीन और स्वागत है आप सभी के आपके अपने ही परिवार रवीन की पाठशाला पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो मैं शुरुआत कर रहा हूं मैथ्स एंटीबायोटिक का, इसमें मेरा जो कैरेक्टर है ना, वह डॉक्टर का कैरेक्टर मैंने अपने आप को रखा है। ऐसे मैं कोई पीएचडी नहीं किया है, ना एमबीबीएस किया है, लेकिन कैरेक्टर मैंने डॉक्टर का रखा है। क्योंकि आपके मैथ्स और रीजनिंग का ऐसा इलाज करूंगा, और ये जो चलेगा डोज, अब कंटिन्यू डोज चलेगा। अब कोई भी एग्जाम की तैयारी आप यहां से आराम से कर सकते हैं। देखिए, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि अगर आप 10th लेवल का फॉर्म भरे हैं तो हम सभी 10th लेवल की तैयारी एकाएक नहीं करा सकते, प्रतिदिन नहीं करा सकते हैं। सभी लोग अलग अलग फॉर्म भरे हुए होते हैं। तो 10th लेवल में जो जो आता है एग्जाम, जो मेन एग्जाम होते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, और जो लेटेस्ट होंगे सभी आएंगे। तो उसको मैं कंपोजिशन में रखा हूं कि कौन कौन से मेन एग्जाम है, और भी एग्जाम आएंगे तो इसको हम रखते चलेंगे कंपोजिशन में। कंपोजिशन का मतलब ये होगा कि इसके अंदर ये सभी एग्जाम का आपके प्रश्न मिलेंगे, और आप वहां पे कंपेयर कर पाएंगे कि किस 10th लेवल के किस एग्जाम में कैसे प्रश्न, कितना हार्ड कितना लो पूछा जाता है। तो यहाँ पे 10th लेवल होगा, मैथ्स एंटीबायोटिक, कंपोजिशन है, डोज 1 है। आज से डोज 1 स्टार्ट हुआ है, डोज 1 डोज 2 आते रहेगा, ठीक ना। आप अपने एग्जाम के अनुसार से करते रहेंगे। कोई विशेष दिक्कत है उसके लिए हम हैं, मैं आपको बताऊंगा, उस पर आप संपर्क कीजिएगा। और ये डॉक्टर का सिंबल दिया है बस ऐसे ही अच्छा लगने के लिए, और कोई विशेष इसमें फर्क है नहीं। और यहाँ पे लिखा गया है प्रति रोज एक डोज, यानी कि यदि आप तैयारी कर रहे हैं 10th लेवल की, अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो प्रति रोज आपको एक डोज लेना चाहिए। तो ज्यादा इस पर बात नहीं करते हुए विशेष बात कर लेंगे बीच बीच में। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन जो ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्रश्न संख्या 1 में क्या दिया गया है कि एक कार्यक्रम में 500 अतिथि हैं, जिनमें से 28% वयस्क पुरुष, 64% वयस्क महिलाएं और शेष बच्चे हैं। कार्यक्रम में बच्चे की कुल संख्या ज्ञात करना है। देखिए, पहले मैं इसको आपको डिटेल से बताता हूं। डिटेल से बताने का मतलब हुआ कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, उसके बाद आप शॉर्ट भी समझ जाएंगे। आप कोई भी क्वेश्चन पढ़िए, मैथ्स हो रीजनिंग हो, डिटेल से समझाने के बाद ही आप शॉर्ट में जल्दी समझ पाते हैं। अगर मैं डायरेक्ट शॉर्ट बता दूंगा तो बहुत लोगों को दिक्कत आ जाती है। तो मैं पहले डिटेल में बताता हूं कि 500 अतिथि हैं। तो लिखने का स्टाइल आपका ये होना चाहिए था डिटेल में, ये 500 अतिथि है, और इस 500 अतिथि में से पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, और ये परसेंटेज में दिया गया है कितना कितना परसेंटेज है। तो परसेंटेज में अगर पुरुष का परसेंटेज देखे तो जिनमें से 28% वयस्क पुरुष है, 28% क्या है वयस्क पुरुष, 64% वयस्क महिलाएं हैं। तो महिलाएं कितना है 64%। तो बच्चे कितना हुए, देखिए जो भी आपके अतिथि हैं, गिनती में कुछ भी हो, लेकिन परसेंटेज में लेकर चलेंगे तो परसेंटेज में टोटल का टोटल अपने आप में कितना होता है 100% होता है। यानी कि ये 500 पुरुष का मतलब आपके यहाँ जो पुरुष आएंगे, सॉरी अतिथि का मतलब 100% अतिथि होंगे अपने आप में। अब इस 100% में से 28% पुरुष है, महिलाएं थोड़ा ज्यादा आते हैं कोई भी कार्यक्रम में, तो 64% महिलाएं हैं। तो बच्चे कितना होंगे, तो 100% अतिथि में से 64% और 28%, 64 और 8 72 और 20 92%, 92% घटा देंगे तो इसका मतलब हुआ कि 8% बच्चे हुए। अब 8% बच्चे हुए तो किसका 8%, ये टोटल अतिथि का 8% बच्चा अतिथि है। यानी कि आपके पास जो बच्चा आया वह 500 का 8%, यानी कि 8/100। इतना तो आप जानते ही हैं, 0 से 0 काटेंगे, 8 पचे कितना आ जाएगा 40। यानी कि आपका जो ऑप्शन हुआ बी करेक्ट। और ये जो प्रश्न है एसएससी एमटीएस 26/7/2022 के पेपर में पूछा गया है। ऐसा मत सोचिए कि हम अपने अनुसार से इतना इजी क्वेश्चन लेकर आए, बिल्कुल नहीं। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो इजी प्रश्न, और इसका शॉर्टकट यदि आप बनाना चाहते तो एक लाइन में आप उत्तर दे सकते थे। जब आप समझ जाते तो एक लाइन में 500 अतिथि हैं, 28% पुरुष, 64% महिलाएं, यानी कुल मिला के 92% इधर हो गया। तो 100% रहा होता है, तो 100% में से 92% महिला और पुरुष मिला के तो 8% बच्चे होंगे। सीधा साधा समझते तो समझ में आता, अच्छा ये 500 का 8% बच्चा है,
और बच्चा का संख्या निकालना है। एक लाइन में आप 40 आंसर दे देते हैं। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये जो प्रश्न है आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट जो 10th लेवल के था उसमें पूछा गया है। और एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 10th लेवल पे भी होता है, 12th लेवल पे होता है और ग्रेजुएशन लेवल पे भी होता है। तो सभी लेवल का एग्जाम अलग अलग डोज में आएंगे। 10th लेवल का अलग चलेगा। जब आप लोग का प्यार बढ़ेगा तो 12th लेवल का अलग चलेगा डोज, और प्यार बढ़ेगा तो ग्रेजुएशन लेवल का अलग डोज चलेगा। इससे आप कंपेयर कर पाएंगे कि किस किस एग्जाम में 12th लेवल में ही किस में इजी प्रश्न आते हैं, किस में हार्ड प्रश्न आते हैं। मैं आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो अर्थमेटिक्स हो या एडवांस हो, सभी प्रश्न चलेंगे। ठीक है, और मेथड भी आप सीखेंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, एक विद्यालय में एक कक्षा के 3 वर्गों में छात्रों की संख्या का अनुपात दिया गया है 5:7:8 है। तीनों वर्गों में क्रमशः 20, 25 और 40 छात्रों को प्रवेश दिए जाने पर नया अनुपात 9:12:16 हो जाता है। तो नए प्रवेशों के बाद, यहाँ पे पी गलत लिखा गया, कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। नए प्रवेशों के बाद छात्रों की कुल संख्या को ज्ञात करना है। सो इजी प्रश्न बनाएंगे कैसे, देखिए। एक विद्यालय है, एक कक्षा के 3 वर्ग, जैसे 10th क्लास हुआ तो वर्ग का मतलब यहाँ पे हुआ सेक्शन। मान लेते 10th क्लास में जब आप एग्जाम में 10th क्लास में जब आप एडमिशन लेते हैं तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी रहता है, उसको हम वर्ग बोल सकते हैं। तो एक कक्षा है और कक्षा में कितने सेक्शन है, कक्षा में सेक्शन कितने हैं, तो सेक्शन आपका 3 है। सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है और सेक्शन 3 है। समझ गए थोड़ा डिटेल में। उसके बाद डायरेक्ट शॉर्ट, गड़बड़ाइएगा नहीं आप समझने में। तो सेक्शन 3 है, इसमें देखा गया तो छात्रों की संख्या का अनुपात दिया गया है। यानी कि ये छात्र लिखे और इसकी ये संख्या का अनुपात दिया गया है कितना, 5:7 कितना 8। पता है आपको कि जब भी रेशियो में लिखते हैं ना तो उसको हम x लगा के लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। मान लेते हैं कि ये, क्योंकि रेशियो में कोई परफेक्ट होता नहीं, तो ये 5x, ये 7x, ये कितना 5x और ये 7x और ये 8x। जब इसमें 20 विद्यार्थी, 25 विद्यार्थी और 40 विद्यार्थी को मिला देंगे, यानी कि इसमें आपको फेंट देना है, इसमें फेंट देंगे, 20 विद्यार्थी को बुला लेंगे, इसमें 25 विद्यार्थी को बुला लेंगे और इसमें 40 विद्यार्थी को बुला लेंगे। तो नया अनुपात जो होगा, छात्रों को प्रवेश दिए जाने के बाद नया अनुपात, यानी कि नया अनुपात जो हुआ रेशियो, वह हो गया आपको 9:12:16। और ये रेशियो में है तो x लगा लीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो पूछा क्या गया है, प्रवेशों के बाद, नया प्रवेश के बाद छात्रों की कुल संख्या आपको बताना है। सो इजी प्रश्न। पहले तो इसको आप बेसिक से देख लीजिए। 5x था पहला सेक्शन में और अब हो गया 9x। रेशियो में कितना बढ़ा, बोलेंगे 4x, लेकिन रियल में कितना बढ़ता है, 20 बढ़ता है। तो x का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा डियर, x का मान आ जाएगा 5। समझ गए। 7x से ये 12x हो गया, कितना बढ़ गया सेक्शन 2 में, 5x, यानी कि 5x का मान 25 के बराबर, क्योंकि यहाँ पे 25 रियल में बढ़ता है तो x का मान यहाँ भी 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये 8x से 16x हो गया सेक्शन 3 में, तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, 8x बढ़ गया और 8x का मान 40, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा 5। यहाँ तक आप क्लियरली समझ रहे हैं। और आपको नया छात्र कितना हुआ इसका रेशियो निकालना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान 5 आया है और यहाँ भी x का मान 5, यहाँ भी x का मान 5, तो यहाँ से आप डायरेक्ट सॉर्ट कर सकते हैं। 9 और 12 21x, 21 और 6 27 और 10 37x, यानी कि नया में कुल मिलाकर 37x हुआ और सभी में x का मान 5 ही आया है। तो 37 गुने 5 करेंगे, सोचिए कितना होगा, 7 5 35, 5 से 15 3 18, मतलब नया में जो छात्र आया वह टोटल कितना हुआ, 185 छात्र। अगर आपको पुराना वाला निकालना है तो इसको ऐड करके 5 से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये था शुरुआत का थोड़ा सा लॉन्ग मेथड। अब मैं डायरेक्ट बताता हूं इसको शॉर्ट में। इसको आप शॉर्ट में अगर बनाने की कोशिश करते तो कैसे बनाते, तो इजी है, शॉर्ट में भी आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखिए। करना क्या था आपको,
पूर्णतः इसमें शॉर्ट बनाने के लिए कि ऊपर में विद्यार्थी इससे देखिए एक ही कक्षा के अंदर है ना जी, एक ही कक्षा के अंदर है, तो शुरुआत में टोटल विद्यार्थी कितना था, शुरुआत में टोटल विद्यार्थी था कितना रेशियो में, तो 5x 7x और 8x, 5 और 7 12 8 20x। शुरुआत में टोटल था 20x, बाद में रेशियो में टोटल कितना हो गया, तो सबको ऐड किए तो अभी ना आया है कितना 37x। लेकिन जब हम छात्र को ऐड किए, नया छात्र को लाए, तो कितना कितना लाए थे, 20 छात्र लाए थे, 25 लाए थे और 40 लाए थे। तो कितना छात्र आप नया ऐड कर दिए इसमें, 25 और 20 45, 45 और 40 हो जाता है 85, यानी कि आपने 85 नया छात्र लाया। लेकिन 20x से 37x का जब आप सफर किए तो आप तो आप कितना किए, रेशियो में कितना का सफर किए, तो रेशियो में आप 17x का सफर किए, लेकिन रियली में आप 85 लाए। तो यहां से आपको x का मान डायरेक्ट आ गया 5, 17 5 85 आ जाएगा, ये 17 5 85 काट लेंगे, x का मान आ गया 5। तो नया तो 37x वाला है ना, तो 37 गुने 5 आ जाता आपको आराम से 185। उम्मीद है बात समझ गए होंगे। तो ये था इसका शॉर्ट, बिल्कुल। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया है, और ये जो प्रश्न पूछा गया यह भी एसएससी सिलेक्शन पोस्ट पे पूछा गया है। सभी एग्जाम के प्रश्न आपके सामने आएंगे, घबराइए बिल्कुल नहीं, ठीक ना, क्योंकि आप डोज ले रहे हैं, डोज समझे। और कंपोजिशन आपको पता ही कौन कौन सा कंपोजिशन। साधारण ब्याज पर अगर आपने सही से डोज ले लिया इस कंपोजिशन का, तो गारंटी देते हैं कि आपको 10th लेवल के एग्जाम में ना बहुत कम दिक्कत होगा, मतलब आप गर्दा मैथ का उड़ा सकते हैं। हाँ, यदि आपने कहीं से बेसिक क्लास पहले से फाउंडेशन क्लास कर रखा है मैथ का, तो यदि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका ये मतलब है ना डियर कि आपने कहीं भी फाउंडेशन कोर्स नहीं किया है, तो मैं आप सभी के डिमांड पे जल्द ही ला रहा हूं फाउंडेशन कोर्स अपने एप्लीकेशन पे, जहां पे आप बिल्कुल बेसिक तरीका से 0 to हीरो लेवल का पढ़ेंगे, जो इसमें सारे कंपोजिशन होंगे आपके A to Z कंपोजिशन। तो ये सब को आप चुटकी में भी समझ सकते हैं। तो आप सभी की डिमांड पे ला रहा हूं 10 अप्रैल से एक न्यू बैच, चाहे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। अभी मैंने उसका अनाउंसमेंट नहीं किया, सिर्फ ये डोज 1 में बोल दिया हूं। अगर ऐसा है आपने कहीं से फाउंडेशन नहीं किया, तब आपको ज्वाइन करना है, कर लेना चाहिए, क्योंकि आप जब तक डॉक्टर के यहाँ फीस देके क्लिनिक पे नहीं दिखाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास क्या क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 3 में क्या लिखा गया है, साधारण ब्याज पर, और बहुत कम फी है, बहुत कम फी, इतना कम फी जितना आप सोच नहीं सकते हैं। साधारण ब्याज पर ऋण ली गई एक राशि एक वर्ष में 6313 हो जाता है और 3 वर्ष में 7139 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करना। सो इजी प्रश्न, कितना इजी है देखिए। कोई प्रिंसिपल होगा, कोई प्रिंसिपल है जिसको अगर 1 साल आप अगर पैसा को रख लिए तो आपका जो पैसा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा 6313 रुपया। लेकिन यहां से यहां तक आपने आया है तो कितना साल दिया, सिर्फ 1 साल दिया है। लेकिन जब आप 3 साल तक पैसा को रख लेंगे तो आपका जो पैसा हो जाएगा 6313 नहीं 7139 हो जाता है। तो 3 साल रखने का क्या मतलब है, शुरुआत से 3 साल, मतलब प्रिंसिपल से लेकर यहां तक आप 3 साल रखे हैं पैसा को। सोचिए 1 साल में इतना हुआ तो इतना से इतना तक होने मात्र 2 साल लगा होगा, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक 3 साल होगा, तब जाके 7139 पूरेगा। लेकिन यहां से लेकर यहां तक तो 2 साल ही पूरेगा, क्योंकि 1 साल तो पहले बीत चुका है। तो यहां से लेकर यहां तक कितना हुआ 2 साल। अब ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, तो सोचिए 7139 टोटल फाइनल राशि है और इससे पहले 6313 था, तो इसको ब्याज कितना मिला। तो अगर यहाँ पे ब्याज की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, तो 7139 में से आप 6313 घटा लेंगे। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, 11 में से 3 गया 8 और ये कैंसिल 826। ये 826 का ब्याज कितना दिन में मिला, 2 साल में मिला। तो 2 साल में 826 का ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना का ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में जो ब्याज मिलेगा, यदि टाइम बराबर हम 1 साल लिखते हैं, टाइम बराबर 1 साल, और नहीं मर्जी है तो नहीं लिखिए, आप टाइम बराबर 2 साल भी लिख सकते हैं,
यहाँ देखिए टाइम बराबर यदि आप 2 ईयर लिखते हैं तो 2 ईयर में ब्याज मिलता है आपको 826 रुपया। आपको एसआई कितना मिलता है 826। लेकिन आपको एक बात पता है, रेट जब निकालना है आपको तो रेट निकालने के लिए आपके पास प्रिंसिपल का भी होना जरूरी है, क्योंकि रेट का फॉर्मूला जो होता है वह क्या होता है, एसआई गुने 100 बटा में पी इंटू टी होता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल का भी होना जरूरी है। तो 2 साल का ब्याज 826 है, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा, 2 ईयर्स का इतना है, तो 1 ईयर का कितना होगा, 826 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 413 आता है। यानी 100 का 1 साल का ब्याज जो है आपको 413। तो यहाँ पे 413 ऐड कर दिए होंगे 1 साल का ब्याज, तब ना ये 6313 हुआ होगा। तो इसका मतलब इससे पहले प्रिंसिपल कितना रहा होगा, तो 6313 में से 413 घटाएंगे तो आपको जो मिलेगा प्रिंसिपल वह 5900 मिलेगा। यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पे कितना आ गया, 5900 आ गया। ब्याज के फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। एसआई कितना मिला, एसआई अगर 826 आप लिखते हैं कि 826 मिला गुणे 100, तो प्रिंसिपल आपको हो गया 5900 और टी का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा, क्योंकि टाइम 2 साल का हो जाएगा। काटने का आप काट लीजिए, 0 से 0 उड़ा देंगे आप, यही ना, और 59 के पहाड़ा में काटेंगे तो 59 के पहाड़ा में ये कट जाएगा 14 मरतबे और 2 से कट जाएगा 7 मरतबे, यानी कि 7% ब्याज का दर है। ये था आपका कौन सा मेथड, लॉन्ग मेथड। मैं आपको बताता हूं कि इसका शॉर्ट मेथड क्या होता बनाने का। जब आप ये सारी बात समझ जाते तब की बात करते। देखिए सो इजी बार प्रश्न है शॉर्ट बनाने के लिए। शॉर्ट कैसे बनाएंगे, देखिए शॉर्ट ट्रिक, 7% कैसे लाएंगे, डायरेक्ट। फाइनली जो ब्याज होता है, सॉरी 3 वर्ष में जो होता है यह मिश्र धन कहलाएगा। जो अंतिम स्थिति में पैसा आपको मिलता है साधारण ब्याज के नाम पे, टोटल पैसा, उसको हम बोलते हैं मिश्र धन, अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाउंट या मिश्र धन। और मिश्र धन कितना है, 7139। तो प्रिंसिपल अपने आप में कुछ रहा होगा, प्रिंसिपल अपने आप में कुछ रहा होगा और कितना दिन तक ब्याज मिला है। तो ब्याज आपको डियर मिला है कितना दिन तक, 3 वर्ष तक ब्याज मिला है और रेट आपको बताना है। तो सोचिए कि आप अगर 8% लेंगे, 8% लेंगे तो प्रिंसिपल का आप 24% ब्याज प्रदान करेंगे, यानी कि 124%, क्योंकि 100% तो खुद में प्रिंसिपल ही होता है। अब सोचिए प्रिंसिपल कुछ भी रहेगा, उसको यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कभी भी 9 आएगा अंतिम में। किसी भी प्रिंसिपल कुछ भी यहां पे मान लेंगे, अगर उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी आएगा, नहीं ना आएगा, तो यह गलत हो जाएगा। अब प्रिंसिपल है और 7% ब्याज मिल रहा है, तो 7% 1 साल का हुआ, 3 साल का कितना हो जाएगा, 7 यानी कि अपने आप में 121% हो जाएगा, क्योंकि 100% तो प्रिंसिपल ही रहता है। तो 121% प्रिंसिपल अगर कुछ भी रखेंगे और उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ इकाई अंक देखिए, तो क्या आप 9 ला पाएंगे, बिल्कुल ला पाएंगे। जब यहाँ पे 9 रहेगा तो 9 एकम 9 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ रहा है, यानी कि ये करेक्ट है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, या नहीं तो आपको थोड़ा सा कंसेप्ट का कमी होगा, जो कि आपको बेसिक क्लास में बहुत बढ़िया तरीका से बताया जाता है, ठीक ना। 100% लेते तो प्रिंसिपल गुने 18 यानी कि 118%। किसी भी संख्या को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 नहीं आएगा, नहीं ना आएगा। और 5% लेते तो प्रिंसिपल का 5 × 15 यानी कि 100%, 115। किसी भी संख्या का 115% निकालेंगे तो अंतिम में 9 नहीं आएगा, यानी कि फाइनली आप बोल सकते थे कि ये 7% करेक्ट है। उम्मीद है थोड़ा आपको कम समझ में आया होगा, आप हमें बता दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि आपको कम क्यों समझ में आया। सो ठीक ना, चलिए, क्योंकि ये जो 124 और 121, 118, 115 लिखे हैं, यह सब प्रतिशत का कंसेप्ट है। रियली में यह जो कंसेप्ट है आपका साधारण ब्याज का नहीं है, यह परसेंटेज का कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप क्लास में क्लिनिक पे ही सीख पाएंगे बेहतर तरीका से। और मैं आपको बता दूं कि यदि आपको क्लास ज्वाइन करना है, सपोज दैट अगर आपने कहीं क्लास नहीं किया है तो आप अगर ज्वाइन करते तो आपके लिए बेटर है। मैं सबसे लो प्राइस पे मात्र 1 रुपया प्रतिदिन पे आपके लिए लाइव क्लास और डाउट सेशन लेकर आऊंगा।
जो सप्ताह के 6 दिन आपका क्लास चलेगा, मात्र 1 रुपया प्रतिदिन पे। और उस कोर्स को भी समाप्त होने में साल भर का टाइम हम बिल्कुल नहीं लेंगे आपसे, मात्र 6 महीना का टाइम लेंगे मैथ्स और रीजनिंग का बेसिक कंप्लीट कराने में, बेसिक के साथ साथ डिटेल में, शॉर्ट में, सब। उसके बाद आप धुआं मैथ को कर देंगे और प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे तो 100% कहां से ही बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अगर आप लोग का डिमांड होगा तो 10 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो ही जाएगा। ऐसे कुछ लोग का डिमांड है, बहुत लोग कॉल किए हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि आप लोग भी कुछ अगर कॉल करेंगे तो ये स्टार्ट कर देंगे क्लास 10 अप्रैल से। क्या लिखा गया क्वेश्चन नंबर 4। तो सोचिए कि 1 रुपया प्रतिदिन में लाइव क्लास, दुनिया के कोई भी मैथ्स का टीचर आपको नहीं कराएगा और रीजनिंग का टीचर, 1 रुपया पर डे और मात्र 6 महीना में क्लास समाप्त। बस समझिए 6 महीना में जितना दिन उतना ही लाइव क्लास का आपका पैसा लगेगा। एक वृत्त का व्यास एक त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है। एक वृत्त का व्यास एक त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना है और त्रिभुज की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर दिया गया है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की परिधि सेंटीमीटर में क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे सेंटीमीटर डियर नहीं, यहाँ पे मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। ये प्रश्न को मैंने देखा था, ये प्रश्न सेंटीमीटर नहीं बल्कि मीटर में। आगे आपको पता चल जाएगा कि मीटर में क्यों होगा। अब देखिए यहाँ पे अब पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। सो इजी प्रश्न। एक आप डिटेल में थोड़ा चलते हैं, अगर डिटेल में चलेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा, बात वही है, ठीक ना। ये व्यास किसका, वृत्त का व्यास और एक त्रिभुज आपको लेकर चलना है। क्या बोला गया है कि एक वृत्त का जो व्यास होगा, ये व्यास होता है यहां से लेकर यहां तक, और ये आधार होता है, आधार। एक वृत्त का जो व्यास है त्रिभुज के आधार का 7/4 गुना, यानी कि इसका आधार अगर हम x मानते हैं तो इसका जो व्यास होगा, यह व्यास कितना होगा, x का 7/4। व्यास को हम शॉर्टकट में d बोलते हैं, d बराबर। सोचिए कि हम x आधार क्यों माने, दिक्कत होगा कि नहीं होगा। हमको x का 7/4 यहाँ पे निकालना पड़ेगा, तो हम x नहीं मान के इसको हम 4x मान लेंगे तो क्या दिक्कत है आपको। बोलेगा सर जी कोई दिक्कत नहीं, तो आधार इसको हम 4x मान के चले, 4x एक लाएंगे कहां से, तो जो नीचे रहेगा ना दिया हुआ उसी को हम मान लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 4x मान लिया डायरेक्ट, और यहाँ पे आ गया 4x का 7/4, इसका व्यास हो जाएगा। तो यहां से यहां काटेंगे तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 7x ना हो जाएगा, और ये 4x। समझ गए। आगे दिया गया है त्रिभुज की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का ऊंचाई आपको दिया गया है, ऊंचाई यहां से लेकर यहां तक होता है, जो 14 सेंटीमीटर आपको दिया गया है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबको पता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है एरिया, यह एरिया बराबर होता है 1/2 गुने आधार यानी कि बेस गुने हाइट यानी कि ऊंचाई। और यह एरिया कितना दिया गया है आपका 56, तो ये लिखिए 56 बराबर 1/2 गुने बेस का मान हम मान के चले हैं 4x, और ऊंचाई आपको 14 दिया गया है। जब इसको आप काटेंगे 2 दूना 4x तो ये 2x आ जाएगा। आपको पता है कि ऊपर से ऊपर भी आप काट सकते हैं 14 चका 56, और 2 से यह 2 काट सकते हैं, तो यहां से आपको x बराबर मिल गया 2। जब x का मान आपको 2 आ गया तो यहां x का मान डालेंगे तो इसका व्यास आपको 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। उम्मीद है यहां तक आपको क्लियर है। तो वृत्त की परिधि आपको निकालना है। सबको पता है कि वृत्त का जो परिधि निकालते हैं वह परिधि का जो फॉर्मूला होता है ना, वृत्त का परिधि वह 2 पाई और r होता है। 2 गुने पाई का मान 22/7 ही लेना है, और यहां जो निकाली है d का मान निकालने। तो व्यास का जस्ट आधा यहां से लेकर यहां तक जो होता है वह किसका मान होता है, r का मान होता है। तो 14 का अधिया होता है 7, यानी कि यहां पे लिख देंगे 7। यही हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना कितना है 44, और अभी तक यह सेंटीमीटर में ही है क्योंकि सबको हम सेंटीमीटर में ही निकाले हैं। लेकिन आपको यहाँ पे 44 सेंटीमीटर का आंसर में नहीं दिया गया है, यहाँ पॉइंट में दिया गया है। इसका मतलब है कि यहाँ सेंटीमीटर में परिधि नहीं बल्कि आपको मीटर में पूछ रहा था, इसलिए यहाँ पे मीटर होना चाहिए, बाय मिस्टेक सेंटीमीटर है। तो 44 सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना है तो डिवाइड कितना से करना पड़ेगा डियर, 100 से, और जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे 0.44 सेंटीमीटर सॉरी मीटर आ जाएगा, यानी कि करेक्ट आंसर जो है आपका डी करेक्ट है।
ठीक है, इसको भी आप शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, जब आप इसको लॉन्ग तरीका से समझ लेंगे तब। शॉर्ट तरीका से बनाएंगे तो इसी मेथड को यदि आप एक बार शॉर्ट करेंगे ना, जब आप समझ जाएंगे तो ये त्रिभुज और ये वृत्त बनाने का कोई जरूरत नहीं है, और ये 4x और ये 7x यहाँ पे आएगा ही नहीं, मानना ही नहीं है। आप डायरेक्ट एरिया पे आते, फार्मूला पे, इसे फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा, एरिया पे आते और डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचते और डायरेक्ट यहाँ निकालते, मतलब 2 से 3 स्टेप काफी है, जब आप समझे हुए रहेंगे तब की बात। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या लिखा गया। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को 507.4 में बेचने पर एक व्यक्ति को 18% का लाभ होता है, अर्जित करता है, तो 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ये सो इजी प्रश्न कैसे बनाते देखिए, जब बेचे हैं तो 507.4 पे बेचे हैं, लेकिन ऐसा बेचने पर ना व्यक्ति को 18% का लाभ होता है। 18% का लाभ का मतलब 100 में 18 जोड़ देंगे तो 118 आ जाएगा, लेकिन हमें जो चाहिए 24% का लाभ चाहिए, यानी कि 100 में 24 जोड़ देंगे तो 124, यानी कि जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे समस्या है कि दशमलव वाला है, कैसे काटेंगे भाई साहब। अब दशमलव के आगे 4 है तो हम इसको इग्नोर करके चलते हैं। अगर आप इग्नोर करके चलेंगे तो 507 बटे में 118 लिखिए और गुणे में लिखिए 124। 2 के पहाड़ा में आपको काटने आता है, 2 के पहाड़ा में 59 आ जाएगा, 2 के पहाड़ा में 62 आ जाएगा। अब फाइनली आपको 59 से 507 में डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसको 62 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया, तो सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया सवाल थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, तो घबराना नहीं है। और एग्जामिनर कभी कभी कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछता है ताकि आप फंसे, तो इसका जो आंसर होगा जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड करके आपको फाइनली कुछ ना कुछ देगा, यानी कि यहाँ पे 8 दशमलव शायद 480 8 दशमलव कुछ आ जाएगा। सपोज दैट कि 6 आ जाता है सपोज। अब 8.6 को मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे ना, कर लेंगे इतना काम आप, तो करने के बाद आपको ये आ जाएगा। तो मैं ज्यादा टाइम आपका इसमें नहीं लूंगा कैलकुलेशन में, इतना आप खुद से कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा गया है कि S1 और S2 एक साथ मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में कर सकता है। S2 S3 एक साथ मिलकर 27 दिन में कर सकता है वही काम। S3 S1 मिलकर 54 दिन में कर सकता है वही काम। तो पूछा है कि सभी अगर तीनों एक साथ मिल गया उस काम का 50% यानी कि आधा काम कितना दिन में कर लेगा। सो इजी प्रश्न कैसे बनाएंगे देखिए, S1 और S2, S1 प्लस में S2 मिलेगा तो कितना दिन में करेगा डियर, 18 दिन में करता है। उसके बाद S2 प्लस में S3 मिलेगा तो कितना दिन में करेगा, 27 डेज में करेगा। S3 प्लस में S1 मिलेगा तो कितना दिन में करेगा, 54 दिन में करेगा, इतना ही में करेगा। उसके बाद क्या करते हैं कि आपको पता होना चाहिए, यदि आपने कभी पढ़ा होगा तो, कि टोटल काम आपको पता नहीं रहता तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 18, 27, 54 का एलसीएम हो जाएगा 108। 108 हो गया तो करते क्या है कि 108 में 18 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 18 95, 18 चौक 27 चौका 54 दूना। ये जो आता है आपका क्षमता आता है, ये क्षमता आएगा 6 4 2। अब इधर 2 2 लिखा गया और प्लस में लिखा गया है, तो क्या करते हैं कि सबको आपस में ऐड करेंगे। तो S2 2 है, S3 2 है और S1 भी 2 है, माने सब 2 2 है। तो सबको ऐड करेंगे तो 2 आप कॉमन ले सकते हैं और S1 प्लस में S2 प्लस में S3 लिखेंगे और बराबर 6 4 10 2 12। यहां से काटेंगे 2 6 12, तो S1 प्लस S2 प्लस में S3, ये सबका क्षमता आ गया 6, मतलब तीनों का क्षमता आ गया 6। और जो काम है उसका सिर्फ 50% ही काम करना है। तो 108 का 50% मतलब आधा, 108 का आधा होता है 54, और 54 काम को अगर तीनों मिलकर करेगा 6 के हिसाब से तो 54 बटे 6, 6 नमा 54 यानी कि 9 दिन में समाप्त, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। उम्मीद है बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ज्यादा आपसे हम टाइम नहीं लेंगे। क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्विघात समीकरण x² प्लस 4√3x प्लस में √3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति को सही प्रकार से वर्णित करता है। अब ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, चाहे तो आप खुद से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं कि इसको कैसे बनाते हैं। ये जो लिखा गया है समीकरण है x² प्लस में 4√3x प्लस में 3 बराबर 0 जो लिखा गया है, यहाँ पे
आपको करना क्या है कि a बराबर मानना है, a बराबर एक्स स्क्वायर का गुना यानी कि 1 है, कुछ नहीं तो 1। b बराबर, इसको हम b मानते हैं, प्लस में है तो 4√3, x छोड़ के मानते हैं, और c बराबर आ गया 3। तो d बराबर क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 4√3 का। देखिए इस स्टेप को आप शॉर्ट कर सकते थे यदि आप कैलकुलेटिव फास्ट होंगे तो। 4√3 माइनस 4 गुने a का मान 1 और c का मान 3। यहाँ पे करेंगे तो 4 पर स्क्वायर 16 और इस पर स्क्वायर आएगा तो रूट कट के 3 ही आएगा। 16 तिहाई कितना होता है 48 माइनस 4 तिहाई 12, कुल मिला के 36 आ जाएगा। अब 36 आने का क्या मतलब है, अब 36 आने का मतलब है कि यहाँ से परिमेय भी दिया गया है, अपरिमेय भी दिया गया है और दोनों में समान असमान लगाया गया है। तो आपको एक निकाल के देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो x का मान, मूल का जो मान होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा में 2a होता है। तो यहाँ पे जब माइनस बी रखेंगे, माइनस बी यानी कि माइनस 4√3 प्लस माइनस रूट अंडर 36 रखेंगे, अब बटा में ये 2a होगा, 2a, और a का मान यहाँ पे 1 दिया गया है तो 2 ही रहेगा। सोचिए कि ये तो रूट से बाहर निकलेगा लेकिन ये नहीं निकलेगा। जब यह नहीं निकलेगा तो अपरिमेय कहलाएगा, और अपरिमेय के साथ साथ एक बार यह माइनस में होगा और एक बार प्लस में होगा तो असमान भी निकलेगा। तो अपरिमेय और असमान होगा जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है, 0.335 और 35 पे रेकरिंग है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। सो इजी प्रश्न कैसे बनाते हैं देखिए। जब भी किसी को रेकरिंग हटाते हैं, ये लिखा गया प्रश्न है आपका और इसमें रेकरिंग यहाँ पे, इसका रेकरिंग हटाना है तो सबसे पहला काम आपको करना है जितना ऊपर में लिखा गया है उतना को आप लिखिए और उसमें से उस चीज को माइनस कीजिए जिस पर रेकरिंग नहीं दिया गया है। तो रेकरिंग यहाँ 3 पे नहीं दिया गया है तो 3 माइनस कर देंगे, डिवाइड करेंगे। आपको करना क्या होता है, जितना पे रेकरिंग है उतना आपको 9 लिखना पड़ता है, और जितना पे आपको रेकरिंग नहीं रहा है दशमलव के इधर देखेंगे, एक अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 1 0 देते हैं। सबको पता है घटाने पर 332 आएगा और ये 990 तो रहेगा ही। मर्जी है तो इसको आप काट भी सकते हैं, नहीं मर्जी तो नहीं भी काट सकते, लेकिन यहाँ पे बिना काटे हुए ही आंसर दिया गया, ऑप्शन बी करेक्ट बन जाएगा। तो रेलवे ग्रुप डी में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे इस बार। आइए नेक्स्ट प्रश्न, क्या है नेक्स्ट प्रश्न। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देकर भी 23% का लाभ कमाता है। यदि इससे उसे वस्तु की बिक्री पर 1840 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताना। सो इजी प्रश्न बनाते कैसे ये आपको तब समझ में आएगा जब हम डिटेल में लिखकर आपको बताएंगे। तब बनाने का हम शॉर्ट भी बना सकते, कुछ लिखेंगे आंसर आ जाएगा। तो कैसे बनाते देखिए, आपको इसमें मेन बात क्या सीखना है कि अगर कहीं पर डिस्काउंट दिया गया है और कहीं पर लाभ या हानि दिया गया है तो यह दोनों का मतलब आप समझते क्या है। देखिए डिस्काउंट परसेंट 18 दिया गया है, 18% का, तो डिस्काउंट कब देते हैं, जब एमआरपी रहता है। एमआरपी को अपने मन से 100% मान लीजिए, तो 100% अगर एमआरपी है 18% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कि आप बेचे होंगे इसको, 100 में से 18 गया तो 82%। डिस्काउंट परसेंट का मतलब आपको इतना बात समझ में आना चाहिए। उसके बाद 23% का लाभ है तो प्रॉफिट परसेंट यदि 23% है, और प्रॉफिट कब होता है, जब हम खरीदते हैं सामान को यानी कि कॉस्ट प्राइस पे, तो सीपी जो होगा अपने आप पे 100% होगा। तो बेचेंगे कितना में, अब 100% पर खरीदे हैं, 23% का लाभ कमा लिए, यानी कि जो विक्रय मूल्य होगा वह 123 का होगा, 123% का। चाहे तो आप परसेंट लगा भी सकते, नहीं तो नहीं भी लगा सकते। अब इतना बात यदि जान गए तो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि 23% का लाभ कमाता है यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 1840 का लाभ, यानी कि लाभ जो रियल में होता है 1840, लेकिन यहाँ पे लाभ अगर परसेंट में देखेंगे तो 23% का। तो करना क्या होता है, ये जो रियल में 1840 लिखा गया है यह मान है किसका, तो यह लाभ का मान है, और परसेंटेज में कितना लाभ है 23%। लेकिन हमें यहाँ पे क्या निकालना चाहिए, हमें यहाँ पे सीपी या एसपी दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर आपको सीपी निकालने का मर्जी है तो आप 123 से गुना करेंगे,
अगर आपको सीपी निकालने का मर्जी है तो 100 से गुना करेंगे, कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी निकालेंगे काम आपका चल जाएगा। तो हम एसपी निकाले क्योंकि फाइनली एसपी का ही जरूरी पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ से 123% लिखे। अब यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे परसेंट से परसेंट गायब, और 23 के पहाड़ा में काटते हैं ना, तो 23 के पहाड़ा में 8 मरतबे यानी कि यहाँ 80 आ जाएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 0 0 8 त्रिक 24 के 4 हासिल 2 8 9 16 बड़े 8 96 और 2 98 9840 आ गया सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 9840 आया है तब का जब हम डिस्काउंट देकर बेचे हैं तब का। ये जो 9840 सेलिंग प्राइस है कब का होगा, जब हम उस पर डिस्काउंट दे दिए होंगे तब का होगा। तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है डिस्काउंट 18% का दे रहे हैं, तब सेलिंग प्राइस कितना है 82% है। लेकिन यहाँ पे रियली में सेलिंग प्राइस कितना आ गया 9840। तो 9840 है, रियली में 82% है, और हमें चाहिए एमआरपी क्योंकि अंकित मूल्य का बात कर रहा है। तो यहाँ पे 100% से कर देंगे गुना, हो गया। अब यहां से कैंसिल करेंगे परसेंट से परसेंट। 2 के पहाड़ा में 41 कटेगा, 2 के पहाड़ा में 50 कटेगा, 41 के पहाड़ा में कट जाएगा। ये 41 दूना 82 कटेगा और बच जाएगा आपको कितना 16, और 16 पे 4, तो 41 के पहाड़ा में 4 मरतबे कटेगा यानी कि 240। 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120 आता है, ऊपर से डबल जीरो बैठाएंगे, तो आपको जो फाइनली आंसर मिलेगा वह 12,000 मिलेगा। इसको आप लॉन्ग मेथड लेकर नहीं चलेंगे, यह शॉर्ट है, बशर्ते मैं ज्यादा इसीलिए लिखा हूं ना ताकि आपको समझ में आए। नहीं तो ऊपर वाला ये बात और ऊपर वाला ये बात लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। आप डायरेक्ट इतना और उतना लिखेंगे, आंसर आपको चुटकी में आ जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें आप तब समझ पाएंगे जब आप कहीं ना कहीं क्लास किए होंगे तब। उम्मीद है अगर नहीं भी क्लास किए होंगे तो कुछ ना कुछ तो आप समझे ही होंगे। अगर आप बिल्कुल नहीं समझे तो घबराइए नहीं, मेरा बात मानिए तो क्लास ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, आपको मर्जी है तो कर सकते हैं, नहीं मर्जी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, मात्र 1 रुपया प्रतिदिन के लाइव क्लास में आप इतना कुछ सीख सकते हैं, और इतना कुछ मैं आपको सिखा सकता हूं कि कोई आदमी यदि आपसे 10 रुपया प्रतिदिन भी लेगा ना ऑफलाइन या ऑनलाइन में, उतना बेटर आपको नहीं सिखा पाएगा। इट्स माई गारंटी। क्वेश्चन क्या लिखा गया है कि सिंप्लीफाई करना है 210 प्लस, आइए ब्रैकेट ब्रैकेट दिया गया है, इसका आंसर आप तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे, ये सबको स्टेप बाय स्टेप नहीं करके आप चुटकी में कर सकते हैं। सबसे अंदर में जो ब्रैकेट रहता है पहले इसका मान निकालिए। 30 में से 5 गया 25, 60 में से 25 घटाएंगे आप क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 60 में से 25 गया 35, इसमें आप जोड़ेंगे कितना आता है 55, ब्रैकेट हटाएंगे इसमें जोड़ेंगे कितना आएगा, सॉरी 35 और 10 45 ना आएगा ये, और इसमें जब आप जोड़ेंगे तो 255 करेक्ट बन जाएगा। तो ये प्रश्न था। चलिए आइए नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना आरपीएफ कांस्टेबल का हिंदी में नहीं दिया गया था, तो मैंने इंग्लिश में ही टाइप करवा दिया। कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, लैंग्वेज मैं आपको समझा दूंगा, घबराइए बिल्कुल नहीं। क्या लिखा गया है, द प्राइस ऑफ एलपीजी सिलेंडर हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 804 रुपीज टू 1005। कहने का मतलब है कि एलपीजी सिलेंडर का जो दाम है 804 रुपया से बढ़ के 1005 रुपया हो गया है। What percentage of consumption should be reduced that the amount spent on LPG cylinders remains the same percentage? कहने का मतलब है कि एलपीजी के खपत में कितने परसेंट का कमी करे कि हमारा जो खर्च है ना, कंजप्शन है, वह एक रत्ती छोरा सा भी नहीं बढ़ना चाहिए, वो बताना है। मतलब कि अगर किसी चीज का दाम बढ़ गया है तो खपत में कितना कम करे ताकि खर्च पे कंजप्शन पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो करना क्या होता है इस प्रकार के प्रश्न में, इनिशियल लिखिए और फाइनल लिखिए और कुछ नहीं। यहाँ पे प्राइस लिखिए और यहाँ पे कंजप्शन लिखिए। क्यों से कंजप्शन लिख सकते हैं या सी से भी आप कंजप्शन लिख सकते हैं। प्राइस के बारे में देखिए तो 804 रुपया से बढ़ के हो गया 1005 रुपया। तो कंजप्शन को सेम रखना है, खर्चा को सेम रखना है, तो कंजप्शन को इसका जस्ट उल्टा लिखते हैं। कंजप्शन को इसका जस्ट उल्टा खपत करना होगा। अगर हम पहले 1005 खपत करते थे तो अब करेंगे 804, इसका उल्टा लिखिए। तो कितना का कमी करना पड़ा कंजप्शन में, तो 1005 से हम 804 पे आ गए। इसको जब आप घटाएंगे ना तो कितना पाएंगे आपको पता है, आप पाएंगे 201।
201 का कमी आया। परसेंटेज में निकालना है तो 201 का कमी आया किस पे, तो पहले वाला पे कमी आता है, यानी कि 1005 पे कमी आया और गुणे कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए 100, और यहां से 201 के पहाड़ा में 5 मरतबे या 5 के पहाड़ा में 20 मरतबे, यानी आपको जो फाइनली मिला परसेंटेज में 20%, यानी कि ऑप्शन 1 करेक्ट। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, ये प्रश्न में इंग्लिश में, घबराइए बिल्कुल नहीं, समझाने का रिस्क मैं लेता हूं। क्या लिखा गया है? द रेशियो ऑफ पेन, पेंसिल एंड इरेजर टू अ बॉक्स इज 3:2:3। इफ द प्राइसेस ऑफ पेन, पेंसिल एंड इरेजर आर 3, 2 रुपीज एंड 2 रुपीज। कहने का मतलब है कि पेन, पेंसिल और इरेजर का जो दाम है ना, वह 3 रुपया, 2 रुपया और 2 रुपया है क्रमशः। द अमाउंट स्पेंट ऑन द बॉक्स इज Rs 1080। मतलब कि बॉक्स को खरीदने में, जिसमें पेंसिल रखा गया, उसको खरीदने में आपने जो खर्च किया 1000, टोटल 80 खर्च किया है। फाइंड आउट द नंबर ऑफ पेन इन दी बॉक्स, यानी कि बॉक्स में कितना पेन है। सो इजी प्रश्न कैसे बनाते हैं देखिए। द रेशियो पेन, पेंसिल एंड इरेजर, PN से पेन लिख देते हैं, पेंसिल को हम PL लिख देते हैं ताकि पेंसिल हो जाएगा, और इरेजर को E लिख देते हैं। इसका अगर संख्या में रेशियो में देखा जाए, संख्या का रेशियो अगर देखा जाए तो यह किस रेशियो में? यह रेशियो में है 3:2:1। आपको पता है जब भी रेशियो लिखेंगे तो x लगा के लिखेंगे, 3x, 2x और 1x, यही करते हैं। उसके बाद इसका दाम भी दिया गया है। इसका प्राइस के बारे में बात किया जाए तो प्राइस इसका दिया गया है ₹3, ₹2 और ₹2। अब सोचिए आप कि अगर हम टोटल खर्च निकालने का बात करें, यहाँ पे टोटल खर्च, स्पेंड मनी यानी कि खर्च मनी, तो टोटल खर्च अगर निकालें हम तो टोटल खर्च कितना होगा? 3x अगर पेन खरीद रहे हैं और उसका दाम 3 रुपया है तो खर्च हमको 9x करना पड़ेगा। अगर 2x पेन खरीद रहे हैं और 2 रुपये इसका दाम है तो 4x करना पड़ेगा, और यहाँ पे इसी प्रकार से 2x खरीदना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रियल में टोटल खर्च कितना हुआ? 9, 4, 13, 2, 15x। लेकिन वहां पे 1080 का खर्च होता है, तो जो दिया गया है उससे करते हैं कंपेयर। और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए पेन इन दी बॉक्स, कितना संख्या है पेन का, तो पेन का संख्या बॉक्स में 2x है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2x। सबको पता है कि यहाँ पे x से x कट जाता है, इससे कोई मतलब नहीं बनता है इसका। 15 के पारा में काट सकते हैं, 15 6 का 90 बच गया, नहीं 15 7 105 भी लगा सकते हैं। 15 7 105, 3 15 दूना 30, 72 दूना कितना हो जाएगा? 144। गलती आ गया क्या? 15 7 105 बच गया 3, 15 दूना 30, सॉरी 72। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा डियर, यहाँ पे मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 3x से, क्योंकि पेन का बात कर रहा है तो 3x से मल्टीप्लाई ना करेंगे, हमें पेन चाहिए। 72 तिहाई कितना होता है? 216, यानी कि ऑप्शन ही करेक्ट। उम्मीद है समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। क्या लिखा गया है? लिखा गया है कि एक आदमी एक खिलौना कर ₹135 में खरीदता है। खिलौना कर नहीं, यहाँ पे खिलौना को ₹135 में खरीदता है और उसे ₹105 में बेचता है। उसका लाभ परसेंट निकाल लेंगे आप। खरीदारी रेट CP 135, बेचने का रेट सेलिंग प्राइस 150। कितना का फायदा हुआ? बोलेंगे 15 का। किस पर हुआ? 135 पे। कॉस्ट प्राइस पे होता है, गुने 100 करते हैं, 15 नामा करते हैं, ऐसे काट कर 11.11% आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया। इट्स इजी प्रश्न था, लेकिन SSC GD कांस्टेबल इस बार पूछा गया है। आइए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन। RS 1875 रुपये की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समय अवधि क्या होगा? यानी कि आपको समय बताना है। अब देखिए, समय निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है काफी लंबा चौड़ा होता है।
लेकिन आपको उतना नहीं करना। मैं आपको एकदम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप समझेंगे भी और अप्लाई भी कर पाएंगे अपने एग्जाम में। कैसे बनाना है देखिए, आपको शुरुआत में प्रिंसिपल दिया गया है 1875 और आपको डायरेक्ट पैसा जो हो जाता है अमाउंट वह कितना होता है मिश्रधन 2028। तो आपको ब्याज कितना मिला, अगर ब्याज की बारे में बात किया जाए तो 2028 में से आप 1875 को घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, ये बच गया 12 में 7 गया 5, 9 में 60 गया कि ये कैंसिल। 153 रुपया का ब्याज मिला आपको टोटल ब्याज। अब यहाँ पे रेट आपको दिया गया है डियर 4% का। तो अब हम ऑप्शन से लेकर चलेंगे और ऑप्शन से डायरेक्ट करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 4% का ब्याज है। सपोज दैट हम मान के चलते हैं कि 1875 का अगर पहला साल ब्याज मिला होगा तो 4% मिलेगा पहला साल में। तो 1875 रुपया है इसका प्रिंसिपल और पहला साल में इसको ब्याज मिलेगा 4% का। 4% मतलब 4/100। जब इसको आप हल करेंगे 4 के पहाड़ा में 25 मर्तबे काट दीजिए, ये करेंगे और 25 के पहाड़ा में काटेंगे 25 सत्ते 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 बच गया 12, 25 पच 125, 75 रुपया ब्याज हुआ। एक वर्ष का जो ब्याज मिला 75 रुपीज मिला। तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वह कितना होगा, इसका 2 गुना। ये साधारण ब्याज हुआ। 75 रुपया पहला साल का, दूसरा साल का फिर 75 मिलेगा, यह साधारण ब्याज हुआ। तो दूसरा साल का ब्याज 150 मिलेगा। अगर दूसरा साल से हम तीसरा साल में प्रवेश करते हैं तो कितना मिलना चाहिए, दूसरा साल से हम तीसरा साल में प्रवेश करेंगे तो 225 मिलेगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि 3 साल तो हो ही नहीं सकता है भाई साहब, 3 साल तो हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे टोटल ब्याज 153 मिला है, यानी कि 150 से थोड़ा ज्यादा। 150 ब्याज 2 साल में मिला है और थोड़ा ज्यादा मिलने का मतलब है कि चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब फाइनली जो समय लिया होगा वह 2 वर्ष ही लिया होगा। क्योंकि 2 वर्ष में 150 तो इसको साधारण ब्याज से मिल जाएगा और 3 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से मिल जाएगा। तो फाइनली 2 वर्ष बोल सकते हैं, 2.5 वर्ष भी नहीं बोल सकते हैं। और 2.5 वर्ष आप जोड़ते हैं तो 75 और 75 2 साल में 150 और उसका आधी अगर 37.5 जोड़ेंगे तो और आगे चला जाएगा, जो कि उतना है ही नहीं। तो डायरेक्ट ऐसे आप कर सकते हैं इसको, 2 वर्ष इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न क्या लिखा गया है। एक वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 23,500 है और दुकानदार ने इसे 20,915 में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट परसेंट। सो इजी प्रश्न कैसे बनाएंगे आप, अगर लिखित रूप में आप बनाएंगे तो एमआरपी दिया गया है, कितना दिया गया है 20,500, ये एमआरपी है। और सेलिंग प्राइस इसका कितना है, सॉरी 20,500 नहीं बल्कि 23,500 है, मैंने गलत देख लिया है, डोंट माइंड। और ये एसपी दिया गया है आपको 20,915। तो इसको डिस्काउंट कितने का मिला, तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम एमआरपी में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे। तो जब इसको घटाएंगे आप तो 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 9 में से 1 गया 8, 14 में से 9 गया 5, ये बच गया 2 और ये हो गया कैंसिल। 2585 रुपया का डिस्काउंट मिला। अब आपको पता है ना कि डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में डिस्काउंट लिखते हैं 2585 का डिस्काउंट। और मिला किस पर, डिस्काउंट जब भी मिलता है तो एमआरपी पर मिलता है 235 पर 00, परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे 100 0 से 0 कट जाएगा। अब 235 के टेबल में आप इसको डिवाइड करेंगे, उससे पहले आप 5 के टेबल में करना चाहेंगे तो कर लेंगे। जब करना चाहेंगे आप तो 5 के टेबल में कट जाएगा, 5 चौका 20 बच गया 3 और 5, 5 सत्ते 35 ऐसे आ जाएगा। 5 के टेबल में करेंगे 25 25, 5 कम 5 बच गया 3 5, 5 सत्ते 35, यही ना। अब 47 के पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो आप 417 को काट देंगे। उम्मीद है कहेंगे 11 बार पढ़ के आप काट सकते हैं। 47 को 11 से गुना करेंगे 517 आएगा। कैसे जानेंगे ये बात, ऐसे जानेंगे 47 है 10 से गुना करेंगे 470 ही रह जाएगा। 11 से गुना करेंगे तब ना जाकर यूनिट डिजिट 7 आएगा। 12 से करेंगे तो अंतिम में तो 4 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो 11%, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट।
तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह सेशन डोज 1 अच्छा लगा होगा और आप लोगों का प्यार बना रहेगा। तो अब डोज 1 डोज 2 10th लेवल का आएगा। फिर से ज़्यादा प्यार बना रहा तो 12th लेवल का भी डोज 1 डोज 2 आएगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। ग्रेजुएशन लेवल का भी आएगा, मैथ के साथ साथ रीजनिंग का भी आएगा और एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे आएगा। आराम से आप तैयारी कर सकते हैं, कंटिन्यू एकदम लेटेस्ट पैटर्न रहेगा और आपके सारे एग्जाम में हेल्प मिलेंगे और यहाँ से आप कंपेयर भी कर पाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इस डोज में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डोज में। तब तक के लिए धन्यवाद।